हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रिंस पांडे हाजिर हूँ एक बार फिर से टेट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लोग सेकेंड क्लास को डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 29 सवाल डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के आगे चलेंगे। क्लियर है? कल के 29 सवाल आपने अच्छे से कर लिए होंगे आई होप। और आज हम लोग बढ़ेंगे और 30वें सवाल से डिस्कस करेंगे। ये टॉप 200 की सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 30वां सवाल देखिए, 5000 रुपए पर 2 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है 32, तो दर बतानी है। 5000 रुपए पर 2 वर्ष के सीआई का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है आपको और कह रहा है कि रेट बताना है। ठीक है, सीआई पढ़ाते समय मैंने आपको रेट कैसे निकालते हैं सिखाया था। हमेशा याद रखिए 2 वर्ष में सीआई 3 बार मिलता है। 2 वर्ष में 3 बार चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और 3 वर्ष में 7 बार मिलता है। ये हमने आपको पढ़ाते समय बताया था। यहाँ 2 वर्ष की बात है तो 3 बार सीआई मिलेगा। अब देखिए सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन है कि हम लोग इसको ऑप्शन से कर लेंगे और रख कर चेक करेंगे। अगर आप पहले ऑप्शन को चेक करें, मैं मान ले रहा हूँ कि रेट कितना है 4%, तो 5000 रुपए पर 4% की दर से 2 वर्ष का सीआई निकालेंगे। देखिए 5000 रुपए मूलधन है, इसका 2 वर्ष का सीआई निकालना है। 2 वर्ष में 3 बार सीआई मिलता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 5000 का अगर मैं 4% निकालूं, क्योंकि रेट मैंने कितना मान लिया 4%, तो अगर इसका 5000 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा 200। जितना यहाँ लिखा जाता है उतना ही यहाँ लिखा जाता है। अगर एक ही रेट गिवन है तो जितना वहां उतना ही वहां, और वो क्या होता है साधारण ब्याज। अब 200 का 4% निकालेंगे तो 80 आ जाएगा। 200 का 4% कितना हो जाएगा 80, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि अंतर कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए, लेकिन यहाँ अंतर 80 आ रहा है। इट मीन्स कि ये ऑप्शन आपका गलत है। क्लियर है? ये ऑप्शन गलत है तो इसको तुरंत कट करके आ जाएंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ। देखिए दूसरा ऑप्शन है 8%। 8% देखिए, अगर मूलधन 5000 है तो इस पर पहले वर्ष भी 8% और दूसरे वर्ष भी 8%। 5000 का 8% तुरंत निकालिए, कटेगा तो कितना आएगा 400। यहाँ 400 आएगा तो यहाँ भी 400 आएगा, और यहाँ 400 का 8% निकाल लीजिए फटाफट। 400 का 8% और 400 का 8% कितना आएगा 8 चौक 32, और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 32 ही चाहिए। बिल्कुल सेट हो रहा है मामला, यानी इसका रेट जो है 8% बिल्कुल सही है। क्लियर है? 8% का रेट बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना है, कोई फार्मूला नहीं रटना है, कोई तरीका नहीं अपनाना, बाई ऑप्शन करेंगे बिल्कुल अच्छे से निकल के आएगा आपको। क्लियर है? ये 400 मैं आगे आपको बताया पढ़ाते समय कि ये क्या है, पहले वर्ष का एसआई भी है, पहले वर्ष का सीआई भी है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। ये 400 की बात करूं तो ये सेकेंड ईयर का तो एसआई है, लेकिन अगर पूरे की बात करूं 432 यानी 432 की, तो ये सेकेंड ईयर का क्या है सीआई है। क्लियर? एसआई हर वर्ष बराबर होता है, जबकि सीआई केवल पहले वर्ष बराबर होता है, उसके बाद दूसरे वर्ष बदलने लगता है, क्योंकि उसमें चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज होता है। क्लियर है? तो 2 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस 32 आना चाहिए, और हमारे अकॉर्डिंग भी 32 आ रहा है। ये 32 कब आया है? जो हमने रेट को 8% लिया। क्लियर है? तो 30वें सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए फटाफट देख लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 31वां सवाल भी आपको यही दिख रहा है। यदि किसी वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य एसपी का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। मैंने आपको बताया था कहीं भी बटे में लिखा है वैल्यू तो सबसे पहले जिसका नाम आया है उसको लिखिए सीपी, फिर किसका नाम आया है एसपी का, और ये कितना है भाई 3/2। क्लियर है? 3/2 है। अब जो जिसके सामने वही उसकी वैल्यू। 3 में खरीद रहे हैं और 2 में बेच रहे हैं। 3 में खरीद के 2 में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, और लॉस कितने का हो रहा है 1 का। लॉस परसेंट बताना है आपको, तो नंबर में लॉस जितना होगा वो ऊपर, लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। और क्रय मूल्य कितना है 3, और 1/3 गुणा 100 करेंगे तो 100 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 33। सही 1/3% का लॉस, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है? तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो बी ऑप्शन। 30वें सवाल का भी जो आंसर है वो बी ऑप्शन। क्लियर है? फटाफट देख लीजिए। ये सवाल तो आसान था, लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्लियर है? अच्छे समझ लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फटाफट। राहुल एक वस्तु को एमपी से 10% कम पर खरीदता है और 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ बताइए। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और छूट में मैंने आपको एक संबंध बताया था और कहा भी था कि इस संबंध को आपको रट लेना है। एक बार फिर से आज मैं बता दे रहा हूँ। मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये होता है 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस टी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को रटे रहेंगे तो बहुत आसानी होगी।
अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। पी और डी, पी फॉर प्रॉफिट और डी फॉर डिस्काउंट यानी छूट, वो दोनों प्रतिशत में होता है और ये दोनों नंबर में हो सकता है। क्लियर? लेकिन यहाँ सब कुछ परसेंट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वस्तु को उसके मार्क प्राइस से 10% कम पर खरीदते हैं। जितना मार्क प्राइस है उससे कितना कम खरीद रहे हैं? 10% है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि मार्क प्राइस मेरा 100 है, तो क्या करेंगे? 100 से 10% कम पे खरीदेंगे, तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा? 90। क्लियर है? आप चाहे तो 1000 भी मान सकते हैं, इसको 1000 मानेंगे तो ये 900 हो जाएगा। क्लियर? जो इच्छा हो वो मान लीजिए। 100 से डायरेक्ट होता है इसलिए 100 माना है। अगर ये 100 है तो ये 10% कम पे खरीदा गया है, यानी 90 में खरीदा गया है। क्लियर है? आइए इधर देखिए क्या कह रहा है। अब इसको 10% अधिक पर बेचता राहुल एक वस्तु को एमपी से 10% कम पर खरीदता है और मार्क प्राइस से 10% अधिक पर बेचता है। अच्छा चलिए आइए दूसरे तरीके से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे छूट की बात नहीं किया तो आपको ये फार्मूला नहीं लगाना है। देखिए एमपी से 10% कम पर खरीदता है, ध्यान से देखिए, एमपी से 10% कम पर खरीदता है। मैं मान ले रहा हूँ कि एमपी 100 है तो खरीदता 10% कम पे, मतलब 90 में खरीदेगा। क्लियर? और इसे 10% अधिक पर बेचता, अगर 100 में खरीद एमपी है इसका तो 10% अधिक में बेच रहा है, तो बेचेगा कितने में भाई? 110 में। क्लियर है? उसका सीपी तो 90 में है लेकिन बेच कितने में रहा है? 110 में। तो पूछ रहा है प्रॉफिट कितना है, तो आप देखिए 90 की चीज 110 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का है भाई? 20 का। प्रॉफिट कितने का है? 20 का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो नंबर में प्रॉफिट ऊपर, नीचे हमेशा सीपी रखते हैं, तो गुणा कर दीजिए 100 से, 0 0 कैंसिल, 100 का डबल 200 और 200 बटा 9% कितना आ जाएगा? 9 से भाग कर इसको, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22 सही 2 बटा 9% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है? जब अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और छूट में संबंध निकालने को आएगा तो आपको उस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। यहाँ आपसे छूट में बात नहीं किया है तो उस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ नहीं होना है। क्लियर है? लेकिन वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। एमपी से 10% कम पर खरीदता है, मतलब अगर अंकित मूल्य 100 है तो 10% कम में खरीदेगा, मतलब 90 में खरीदेगा। और 10% अधिक पर बेचता है, तो 100 रुपए अंकित मूल्य है तो 10% अधिक में बेचेगा, मतलब 110 में बेचेगा। लाभ या हानि निकालने के लिए हमको सीपी चाहिए और एसपी चाहिए। सीपी है 90, एसपी है 110। 90 की चीज 110 में बेच रहा है तो 20 का प्रॉफिट 90 पे, तो परसेंट में कितना आ जाएगा? 22 सही 2 बटा 9% का लाभ हो जाएगा और इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? एक बार देख लीजिए फटाफट से। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक सवाल को हल करना है, एक भी सवाल को हल्के में नहीं लेना। ठीक है? इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल पक्का बनेंगे एग्जाम में। 29 तारीख को जब आप आएंगे तो यहीं से आपका मैच करवाएंगे और देखेंगे कितने सवाल यहाँ से मिले। ठीक है? देखिए 144 पेन बेचने पर 6 पेन के एसपी के बराबर हानि हो रही है। कितने पेन बेच रहे हैं भाई? 144। जितना बेचेंगे वो क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा। और 6 के बराबर घाटा हो रहा है। घाटा होगा तो सीपी बड़ा होगा। लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है। कितना बड़ा करना है? 6, तो इसको कर देंगे 150। क्लियर? अब 150 की चीज अगर 144 में बेच देंगे तो 6 का घाटा हो जाएगा, और 6 का घाटा होना भी चाहिए। हो गया सवाल खत्म। लॉस हो गया 6 का, लॉस परसेंट चाहिए तो नंबर में लॉस ऊपर, नीचे हमेशा सीपी रखते हैं। सीपी है 150 और गुणा कर देंगे कितना? 100 आ जाएगा। 0 0 खत्म, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो कितने परसेंट का लॉस घाटा हो जाएगा भाई? 4% की हानि हो जाएगी और 4% आपको डी ऑप्शन में गिवन है। क्लियर है? तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? फटाफट से नोट करेंगे, कहीं समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्लियर? जितनी बेच रहे हैं वो एसपी, जितने का घाटा हो रहा है उतना बढ़ा दीजिए। लाभ हो रहा होता तो सीपी को कम कर देते। लाभ के केस में सीपी छोटा होता है, एसपी बड़ा, और प्रॉफिट के केस में सीपी छोटा होता है, एसपी बड़ा, क्योंकि कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और कम में खरीद के अगर ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं इसका मतलब घाटा हो रहा है। तो यहाँ घाटा हो रहा था इसलिए हमने सीपी को बड़ा रखा है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल देखिए फटाफट। देखिए कहाँ चला गया पूरा सवाल? चलिए, विनय एक रेडियो 510 रुपए में बेचकर 15% की हानि प्राप्त करता है, तो 15% का लाभ अगर कमाना है तो कितने में बेचना होगा? यहाँ 2 बार बेचा जा रहा है, 2 बार बेचा जा रहा है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई, SP1 अपॉन 100 प्लस माइनस ए इज इक्वल टू SP2 अपॉन 100 प्लस माइनस। इस ट्रिक से या इस फार्मूले से, जो भी आप कहना चाहें, इससे आप तुरंत निकालेंगे, तुरंत उत्तर निकल के आएगा।
पहली बार कितने बेच रहे हैं 510 में, तो पहला विक्रय मूल्य 510 हो क्या रहा है 15% की हानि। हानि के केस में माइनस कर देना है, 100 में से 15 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 85। यहाँ कह रहा है 15% का लाभ चाहिए, लाभ के केस में प्लस का यूज, तो 100 में 15 जोड़ेंगे 115, कितने में बेचना होगा, यानी सेकेंड सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है। इसी को हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 5 से काट दीजिए 17 बार, 5 से काट दीजिए 23 बार, 17 तिया 51 यानी 30 आ जाएगा, और 23 तिया 69 और ये 0, तो सेकंड सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 690, और 690 आपको लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर बात, 690 आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। जब भी 2 बार बेचा जाएगा वैल्यू को, 2 बार सेलिंग प्राइस गिवन होगा, तो आप इस फार्मूले से तुरंत आएगा उत्तर आपको निकल। SP1 अपॉन 100 प्लस माइनस ए इज इक्वल टू SP2 अपॉन 100 प्लस माइनस बी, इस फार्मूले को ध्यान रखें। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, 10 मोमबत्तियों का कॉस्ट प्राइस 8 मोमबत्तियों के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो लाभ या हानि परसेंट बताना है। देखो 10 का क्या कह रहा है भाई, सीपी किसके बराबर है 8 के एसपी में। कई बार इस तरह के सवाल हम लोगों ने किए हुए हैं। का मतलब होता है गुणा, सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए, सीपी के साथ 5 है तो वो जाएगा दूसरी साइड नीचे, बाकी बचा नंबर ऊपर। 4 में खरीद के 5 में बेच रहे हैं, तो पहली बात तो लाभ हो रहा है। पहली बात क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ हो कितने का रहा है 1 का, प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो नंबर में लाभ जितना हो रहा है वो ऊपर, नीचे हमेशा सीपी रखते हैं। सीपी है 4 और 100 से गुणा करेंगे तो 25 चौका होता है 100, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा भाई 25% का प्रॉफिट, और 25% आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, सी ऑप्शन 35वें सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है, फटाफट देखेंगे, कई बार इस तरह के सवाल हम लोगों ने किए हुए हैं। आई होप आपने इसको अच्छे से कर लिया होगा। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखिए। एक सवाल देखिए, हाँ देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। गलत ऑप्शन आपको टिक करना है, फटाफट देखिए और बताइए कौन सा गलत है। कह रहा है क्या मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस घटा देते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अंकित मूल्य से, अगर अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा दिया जाए तो इसका मतलब है आपने उतने की छूट दी है, बिल्कुल करेक्ट है ये। क्या एसपी से सीपी को घटाने पे डिस्काउंट मिलता है, ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। आइए आगे देखिए, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाने पे प्रॉफिट मिलता है, बिल्कुल सही है। और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाने पे लॉस मिलता है, बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन सीपी और एसपी का डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन मुझे गलत ढूंढना है, तो गलत कौन सा है, बी ऑप्शन। तो इस सवाल के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है। तो डिस्काउंट का याद रखिएगा, एसपी और सीपी से कोई लेना देना नहीं होता है। डिस्काउंट का मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से लेना देना होता है, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो जो बचता है उतने में वस्तु बिक जाती है। सीपी से कोई लेना देना नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है, अगला सवाल देखिए। अगला देखिए, यदि ए का मूल्य बी से 25% कम है तो बी का मूल्य ए से कितना परसेंट ज्यादा है। कई बार बताया है, अगर एक तरफ से आपको रिलेशन दिया हो, एक तरफ से दिया हो, दूसरी तरफ से पूछा हो, तो तुरंत आप इस हिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरंत निकल के आएगा। x क्या है, जो दिया गया है वही वैल्यू है, वही रख देना। 25% कम, तो 100 गुणा 25, कम है तो कम के लिए कौन सा चिन्ह, माइनस। 100 में से 25 घटा दीजिए, 75 आ जाएगा। 25 तिया 75, और 100 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 33, सही 1/3%, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, तो छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बस जरूरत है तो खूब सारी प्रैक्टिस की और चीजों को दिमाग में रखनी। क्लियर है, जब भी एक तरफ से रिलेशन दिया जाए और उसी का उल्टा रिलेशन पूछा जाए तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरंत निकल के आएगा। 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। x क्या है, कितने परसेंट का चेंज, बढ़ेगा तो प्लस कर देना है, घटेगा तो माइनस कर देना है। क्लियर बात, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल फटाफट, चलिए 0.4 का 0.02 कितना प्रतिशत है। कई बार बताया है, जिसके साथ से या का लगा होगा वो नीचे रहता है, तो 0.4 तो नीचे हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि इसके साथ का लगा है। बाकी बचा नंबर ऊपर कर दीजिए और प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए। क्लियर, दशमलव हटा देते हैं, 2/4 लिखेंगे इसको। ऊपर 2 अंक है तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2, और नीचे 1 जीरो है तो कितने बढ़ेंगे ऊपर, 0 1, और हो जाएगा ये 100 पहले से था, ठीक। 100 से सब 100 खत्म हो जाएगा, 10 दूना 20, और 20 को अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 पंचे 20, यानी कितना परसेंट आएगा 5%, और 5% आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है,
तो 0.4 का 0.02 कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे 5%। क्लियर है? जिसके साथ से या का लगा होगा उसी वैल्यू से तुलना होती है और वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ रही है, खर्च ना बढ़े इसके लिए मात्रा में कितनी कटौती करनी पड़ेगी? मात्रा में कितनी कटौती करनी पड़ेगी? मैंने आपको कई बार बताया है, अगर कहीं भी दो चीजों का गुणनफल तीसरी चीज पर निर्भर कर रहा है और ये तीसरी चीज कह रहा है फिक्स रहे, यानी ना बदले, जैसे यहाँ पर कह रहा है खर्च ना बढ़े, तो इसके लिए हमेशा इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने परसेंटेज की पूरे लेक्चर आपने पढ़े हैं तो ये सब सवाल आपके लिए बहुत आसान है। मैंने बताया दो चीजों का गुणनफल तीसरी चीज पर निर्भर करे और इस तीसरी चीज को कह दिया जाए कि ये ना बदले, अपरिवर्तित रहे, फिक्स रहे, तो वहां पे आप तुरंत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? अब कैसे जानेंगे? तो आप यहाँ देखिए, कीमत दिया है, खर्च दिया है और मात्रा दिया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मूल्य यानी कीमत को खपत यानी मात्रा से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाता है? खर्च मिल जाता है। और अब ध्यान से देखिए आप, दो चीजों का गुणनफल अगर तीसरी चीज पर निर्भर करे और तीसरी चीज यानी खर्च क्या कह रहा है? ना बढ़े। ना बढ़े का मतलब है फिक्स रहे, तो इस हिसाब से हम इस ट्रिक का इस्तेमाल तुरंत कर सकते हैं। क्लियर है? कुछ नहीं करना है। एक्स क्या है? जितने परसेंट का चेंज हो रहा है, 25% से बढ़ रहा है तो केवल रख देना है, तुरंत उत्तर निकल के आएगा। बढ़ रहा है तो प्लस रखेंगे, 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100। तो अगर मात्रा में कितनी कटौती करनी पड़ेगी? तो 20% की कटौती करनी पड़ेगी, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिखता है। क्लियर? चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए बस। अगर आपने परसेंटेज के पूरे लेक्चर पढ़े हुए हैं तो ये सब सवाल आपके लिए आसान है। क्लियर? चलिए फटाफट नोट करते चलिए। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, कोई चीज ना समझ में आए तो तुरंत नोट करिए। जो सवाल इंपॉर्टेंट है एक एक सवाल आपके कॉपी में नोट होने चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए, 40 नंबर। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है? अभी बताया जिसके साथ से या का लगा होगा, यहाँ 1 किलोग्राम का होना चाहिए। ठीक, जिसके साथ से या का होगा वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाएगी, ये बात क्लियर। तो 1 किलोग्राम के साथ का लगा है तो वो तो नीचे लिखा जाएगा, ये क्लियर। बाकी बचा 1 ग्राम, वो आएगा ऊपर और गुणा क्या कर देना है? 100। लेकिन ध्यान रहे, ये यूनिट और ये यूनिट दोनों अलग अलग वैल्यू है, दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो ऐसे नहीं चलेगा। दोनों की यूनिट आपको सेम करनी पड़ेगी। तो आपको 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है ये पता होना चाहिए। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो ऊपर वाला ग्राम ही रहने दीजिए, नीचे वाला 1 किलोग्राम की जगह पे क्या रख देंगे? 1000 ग्राम। बाकी सब सही। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 में 10 से भाग देना है। तो मैंने आपको बताया है ऊपर वाला नंबर उतार देना है, जितने जीरो है उतने अंक पर दशमलव लगा देना है। एक ही जीरो है तो एक ही अंक पर दशमलव लगेगा। तो 0.1% इसका बिल्कुल सही जवाब, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? तो इस सवाल का भी जवाब बी ऑप्शन में ही है। तो 40वें का जो उत्तर है वो 0.1%। क्लियर? 1 किलोग्राम के साथ का लगा है उसको रखेंगे नीचे। अभी लेकिन ये किलोग्राम में है तो ग्राम में बदलेंगे तुरंत और 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में जाने के लिए। 2 जीरो कट जाएगा और 1/10 की वैल्यू कितनी होती है? 0.1% होता है। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। प्रतिशत के कई सारे सवाल हमने यहाँ पे लिए और सारे सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसी में से एक सवाल आपको मिलेगा। देखिए, ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से, एक सेकंड यहाँ पर करेक्शन होगा, कितना कम है वो देखते हैं, बताते हैं आपको। 41 में है। ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। यहाँ बी से 20% कम है, 20% आप ऐड कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सवाल लगाइए। ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? क्लियर है? अब देखिए, ए का संबंध बी से है और सी का संबंध बी से है। क्लियर है? चलिए 3 लोग हैं। क्लियर? अब देखिए क्या कह रहा है, ए के पास बी से 20% अधिक है, यानी अगर बी के पास बी से 20% अधिक है, यानी सवाल का जो बेस है वो कौन है? बी। अगर बी 100 है तो ये 20 ज्यादा है, यानी कितना है? 120। 100 का परसेंट सीधे काम करता है, कई बार बता चुका हूं। और जो सी के पास पैसा है वो बी से 20% कम। अगर इसके पास 100 है तो इसके पास 20 कम है। 20 कम है मतलब कितना? 80। क्लियर? ये वाला 20 ज्यादा था तो 120, ये वाला 20 कम था तो 80। क्लियर है बात? इतनी बात आ गई। चलिए ये तीनों नंबर मिल गए। पूछ के रहा है ए के पास सी से कितने % अधिक धन है?
ए और सी की बात अब कर रहा है, बी का काम खत्म हो गया है। जिसके साथ से लगा होगा वो नीचे आएगा, एक बात ध्यान रखिएगा मेरा। सी से पूछा है यानी सी की वैल्यू नीचे आएगी, यानी नीचे 80 आना है, ये तो कंफर्म। जिसके साथ से या का लगा होगा वो नीचे आएगा, सी से। देखिए यहाँ पे से किसके साथ लगा है, सी के साथ, और सी है 80, तो 80 तो नीचे आएगा। अब ये कह रहा है ये कितना ज्यादा है, तो अगर ये 80 है ये 120 है तो कितना ज्यादा है भाई, 40 ज्यादा है, तो 40 ऊपर कर दीजिए और गुणा कर दीजिए 100, उत्तर निकल आएगा। 40 का डबल 80 होता है और 2 से 100 को काटेंगे तो कितना जाएगा 50%। तो 50% आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि अगेन बी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। क्लियर है, बी ऑप्शन काफी सही लग रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे कई सारे लगातार सवालों के आंसर बी ही है, तो बी ऑप्शन यहाँ भी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, कैसे कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, एक एक चीजों को समझते चलिएगा। ये 100 है तो ये 20 ज्यादा था, ये 20 कम था। अब यहाँ पे पूछ रहा है सी से कितना परसेंट अधिक है, तो जिसके साथ से लगा होगा वो नीचे, तो 80 नीचे, ये 80 है और ये 120 है, तो ये कितना अधिक है नंबर में 40, तो वो वैल्यू ऊपर आ जाएगी, गुणा 100 कर देंगे तो 50% बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्लियर, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल देखिए फटाफट क्या कह रहा है। देखो 350 को 20% बढ़ाया, फिर 20% कम कर दिया, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बतानी। क्लियर है, अब देखिए प्रतिशत में बढ़ाया घटाया है और प्रतिशत में ही आपको बताना है, तो आप इस 300 का इस्तेमाल करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, 20% बढ़ाया और 20% कम किया है, तो आप चाहे तो 100 से ही इसको लगा दीजिए। मान लीजिए संख्या पहले 100 थी, पहले 20% इसको बढ़ाया तो कितना हो गया 120, फिर 20% कम कर दिया तो 120 का 20% निकाल लीजिए, 12 दूना 24, 24 कम हो जाएगा तो वैल्यू कितनी बचेगी 96। अब कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, स्टार्टिंग में कितना था 100, अभी कितना हो गया 96। इसका मतलब पहली बात तो कमी हो रही है। कितने कमी हो रही है, 100 का परसेंट सीधे काम करेगा, 100 से कोई चीज 96 हो जाएगी, तो यानी कितने परसेंट की कमी होगी भाई, 4% की कमी होगी, और 4% आपको अगेन बी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है, बहुत आसान है चीजें, वहां 350 को आप लीजिए या ना लीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि परसेंट में दिया है और प्रतिशत में ही बताना है। अगर नंबर में बताना होता तो उस 350 की रियल वैल्यू उनको जरूरत पड़ती। क्लियर है, 100 मान लिया, 20% बढ़ाया, फिर 20% कम कर दिया, 100 से कोई चीज 96 हो गई, तो परसेंट में कितना कम हुआ, 4% की कमी। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। चलिए 2 वर्ष पूर्व पहले खरीदी गई एक मशीन के मूल्य में 12% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 9680 है तो स्टार्टिंग में मूल्य कितना था। ठीक है, बहुत सारे तरीके मैंने इसको आपको बताए हैं लगाने के, चाहे तो आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में चले जाइए, चाहे फार्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे 100 से लगा दीजिए, चाहे जैसे लगा दीजिए। आइए फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शन आपको थोड़ा याद आ जाएगा। 12% की दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होता है डेफिसिट यानी कमी, यानी घट रहा है। क्लियर है, तो 12% की दर से घट रहा है तो 12% को भिन्न में बदलिए, तो 12/100 आ जाएगा, 4 से 3 बार कटेगा और 4 से कटेगा 25 बार, यानी 3 बटा क्या आ जाएगा 25। क्लियर है, 12% का भिन्न में मान कितना आ गया 3/25। अब मैंने आपको बताया अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलोगे तो सवाल की शुरुआत हमेशा नीचे से होगी, हर से। क्लियर, यानी अगर स्टार्टिंग में जनसंख्या 25 थी तो 3 कम हो गई तो कितनी हो जाएगी अब 22, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रही, तो 25 थी 3 कम हो गई तो कितनी हो गई 22। 2 वर्ष की बात किया है तो 2 बार कम कर दीजिए, 25 से 22, 25 से 22, जितना टाइम दिया होता है उतनी बार कम करते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। क्लियर है, यानी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या अगर 625 थी तो 12% की दर से जब अवमूल्यन हुआ तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई 484। यहां तक बात सही है। अब देखिए आपको किसकी रियल वैल्यू दी गई, यदि इसका वर्तमान मूल्य 9680 है, हमारे अनुसार वर्तमान मूल्य कितना है 484 है, और वहां दिया है आपको 9680। क्लियर है, तो 484 की वैल्यू आपको दी गई है 9680। क्लियर है, अब अगर आप ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर इस जीरो को हटा दें तो 484 का डबल होता है 968। क्लियर है, और आगे जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। हमसे पूछा है 2 वर्ष पूर्व कितना था, तो 2 वर्ष पूर्व स्टार्टिंग में कितना था 625, 1 यूनिट अगर 20 है तो 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 625 गुणा 20। जीरो है तो जीरो रहेगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5 और 2 छंग 12, यानी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी 12500, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिया गया। क्लियर है, तो इस सवाल के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 12% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, 12% का भिन्न में मान निकाल लिया,
जितना टाइम दिया रहेगा उतनी बार कमी कर देनी है। ये वाली वैल्यू आपको दिया गया है और ये वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 12,500 बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है? नोट करते चलिए, कहीं समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सवालों को पूछ सकते हैं और अपने डाउट भी क्लियर करें। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए, x का x% 64 है तो x का मान बताना है। इस टाइप के सवाल कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, देखिए x का x%, तो x का मतलब गुणा और x प्रतिशत है तो x बटा 100 और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 64 के, तो x इंटू x यानी x स्क्वायर और तिरछा गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 64 गुणा 100। x स्क्वायर है जबकि हमको चाहिए x, तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से x आएगा, 64 का वर्गमूल 8 और 100 का वर्गमूल 10। 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 अट्ठे 80 और 80 आपको थर्ड ऑप्शन में दिखेगा। क्लियर? आसान सवाल है लेकिन परीक्षा में कई बार बन चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको भी। चलिए अगला सवाल देखिए 45वां। 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत है? एक सेकंड इसको देख लेते हैं, करेक्शन की आवश्यकता है। 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत है? यहाँ 67 के बाद का लगा हुआ है, करेक्ट कर लीजिएगा। 603 का 1/3 67 का कितना परसेंट है? जिसके साथ का लगा है वो नीचे आएगा, बिल्कुल फिक्स बात है, इसको एकदम दिमाग में सेट करके रखिए। अब यहाँ कह रहा है 603 का 1/3, तो पहले 603 का 1/3 निकालो। 1/3 मतलब 1/3, 1/3 इसका कितना होगा? देखो 3 दूना 6, 0 और 1, 201। यानी 603 का 1/3 बोलो चाहे ऐसे, या हम बोलेंगे 201, क्योंकि 603 का 1/3 कितना आ गया 201। कह रहा है 201 67 का कितना परसेंट है? 67 के साथ का लगा है तो वैल्यू कहाँ जाएगी नीचे, बाकी बचा नंबर ऊपर और गुणा कितना करना है 100। 67 का 3 गुना होता है 201, 67 का 3 गुना कितना होता है 201 और 100 गुणा 3 कितना जाएगा भाई 300%। तो 300% आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि आपको लास्ट ऑप्शन में दिखे। क्लियर है? 67 का 3 गुना कैसे पता चला? इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में 1 है। 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि लास्ट में 1 आए? तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। 7 तिया 21, 3 बार करेंगे तभी लास्ट में 1 मिलेगा, यानी ये पक्का कितनी बार कटेगा 3 बार, और 100 से गुणा होगा तो 100 गुणा 3 कितना जाएगा 300। क्लियर है? इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं परीक्षा में। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा को 150% बढ़ा दें तो इसका आयतन कितना बढ़ेगा? यहाँ करेक्शन कर लीजिए, यहाँ आयतन नहीं है, यहाँ है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ये निकालना है आपको। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आयतन निकालेंगे तो आयतन वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो आपको निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 6a²। कई बार बता चुका हूं कि नंबर पे और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूब का कितना होता है 6a²। जो चीजें फिक्स हैं उनका प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 6 यहाँ पे फिक्स वैल्यू है, क्योंकि 6 की वैल्यू तो 6 ही होगी, इसका परसेंटेज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो पड़ेगा किस पर a² पर। a² का मतलब है 2 बार a। क्लियर है? यानी यहाँ पर 2 बार प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, और जैसे ही 2 बार प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा तुरंत आप सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? x + y + xy बटा 100 आप लगा देंगे, तुरंत आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आयतन यहीं पर पूछता तो a³ होता है आयतन, तो a³ का मतलब है 3 बार परिवर्तन होता, तो आपको यहाँ पे 2 बार रखना पड़ता, फिर एक जो आता उससे तीसरे वाले को फिर कनेक्ट करते, तब उत्तर निकल के आता। क्लियर है? चलिए 150% बढ़ा दिया है तो यहाँ 150 रख दीजिए। 150 + 150 + 150 गुणा 150 बटा क्या कर देना है 100। x + y यहाँ दोनों का गुणनफल बटा 100। 150 150 जोड़ दीजिए कितना जाएगा 300, 0 0 कैंसिल, 15 का स्क्वायर 225 और 300 में 225 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 525% इसका सही जवाब है, जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है। क्लियर है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 525% बढ़ जाएगा। ये बढ़ाने के लिए आपको कितनी बार चेंज करना है, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला दिमाग में नहीं है तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि कितनी बार परसेंटेज चेंज करना है, इसलिए मेंसुरेशन के सारे फार्मूले रट कर जाइएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला देखिए, 2 संख्याओं का मासा दिया है आपको 11 और लासा दिया है 770।
पहली संख्या 275 है तो दूसरी संख्या बतानी है। लासा मासा पढ़ाते समय मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि लासा गुणा मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। क्लियर? चलिए, पहली संख्या गिवन है 275 यानी n1 दिया है, n2 निकालना है। एलसीएम कितना दिया है 770 और एचसीएफ कितना दिया है 11। इसी को हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। इसको 25 से काट दीजिए, 25 तिया 75 और 25 दूना 50 और 25 एक अन्ना 25, 25 एक अन्ना 25। क्लियर है? 11 से 11 कट जाएगा तो यहाँ से दूसरी संख्या निकल के आ रही है कितनी 32 और 32 आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, 25 एक अन्ना 25, 25 एक अन्ना 25, यहाँ 25 तिया 75 बचेगा और 2 बचेगा यहाँ 20, सॉरी यहाँ पे कटेगी नहीं है वैल्यू। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए पहली संख्या कितनी दिया गया है 275, दूसरी निकालनी है और इसका लासा दिया है 770 गुणा मासा है 11। क्लियर है? इसको 25 से ना काट के 5 से काटिए, 5 पचम 25 और 5 पचम 25, यहाँ आएगा 5 एक अन्नम 5, 2 बचेगा 27, 5 पचम 25 और 5 चौक 20। क्लियर है? 11 से इसको काट दीजिए 5 बार, 11 पचे 55, 5 से वैल्यू कट नहीं रही है। एक बार फिर से चेक करिए, दो संख्याओं का मासा 11 है और लासा 770 है। पहली संख्या अगर 275 है तो दूसरी संख्या बतानी। 5 से काट दिया, 5 पचम 25, 2 बचेगा 5, 5 पचम 25, यहाँ काटिए 5 एक अन्नम 5, 2 बचेगा 27, 5 पचम 25 और 5 चौके 20। क्लियर है? 11 से 55 को काट दिया 5 बार तो n2 की वैल्यू निकल कर आ रही है 154/5। 154/5 तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, यानी यहाँ पर कोई करेक्शन होना चाहिए। एक सेकंड देख लेते हैं दो संख्याओं का। अच्छा ठीक है, यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ 770 न होकर के 7700 दिया गया। क्लियर? करेक्ट कर दीजिए, वैल्यू 7700 दिया है। एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। n1 की वैल्यू देखिए कितना दिया है 275, n2 निकालना है। एलसीएम यहाँ से 7700, 1 0 यहाँ पे आपको बढ़ा लेना है, करेक्शन है, ठीक है, नहीं तो वैल्यू निकल के नहीं आएगी। और एचसीएफ है 11। क्लियर है? अब काटिए। अब इसको अगर मैं 25 से काटना चाहूँ तो 25 तिया 75 और 2 बचेगा, काट सकते हैं। 25 तिया 75, 75 काट देंगे तो 2 बच जाएगा, 0 बढ़ाइए 200 तो 25 अट्ठे 200 कट जाएगा और 25 से यहाँ से 11 बार कटेगा और 11 11 कट जाएगा तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आएगी 308 और 308 आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है? तो लास्ट वाला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? यहाँ पे 7700 था, 1 0 आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक। अगर 770 से लगाएंगे तो उत्तर आपका नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू पूरी पूरी कटेगी। क्लियर? तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, वहां 7700 कर लेना, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल देखिए आपको क्या करना है, एचसीएफ बताना है। यहाँ से एक सवाल 99% फिक्स है आना एलसीएम एचसीएफ से। इस टाइप के सवाल जरूर देखने को मिले, ठीक है। अच्छे से करके जाइएगा। मैंने आपको क्लासरूम में बढ़िया से पढ़ाया कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं, नंबर्स का कैसे लेते हैं, पावर्स में कैसे लेते हैं, अलजेब्रिक अगर कोई न्यूमरल है यानी बीजगणितीय कोई संख्या दी गई है तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। यहाँ फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है। भिन्न का मासा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली वैल्यू का मासा निकालना है और नीचे वाली वैल्यू का लासा, ठीक। अगर एलसीएम निकालना होता तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते, नीचे वाले का एचसीएफ। यहाँ एचसीएफ निकालना है तो वैल्यू लिख लीजिए 7/9, 8/15 और 9/12। एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर का तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा और नीचे का एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, जो सब में होता है वही एचसीएफ है। ये तो 7 है, 7 के पहाड़े में कहीं 8 आएगा ही नहीं, यानी इसका एचसीएफ तो 1 आएगा। कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो एचसीएफ विल बी 1। क्लियर है? एचसीएफ विल बी 1 अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो, क्योंकि 7 के पहाड़े में 8 नहीं आएगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, सब में कॉमन होना चाहिए। कॉमन नहीं मिलेगा तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। क्लियर है? अब देखिए 9, 15 और 12 का नीचे वाले का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए 9 का मतलब क्या है 3 × 3, 15 का मतलब क्या है 3 × 5 और 12 का मतलब क्या है 3 × 4। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको लिख लेते हैं, वही एलसीएम होता है। 3 2 बार आया है, एक बार 5 आया है और एक बार 4 आया है, सबको उठा के गुणा कर देंगे, उत्तर निकल के आ जाएगा। देखिए 3 3 9, 9 5 45, 45 चौका होता है 180, तो 1/180 बिल्कुल इसका सही जवाब है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में आपको दिख रहा है। क्लियर है? तो इसका जो मासा निकल के आने वाला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आने वाला है, वो 1/180 निकल कर आने वाला है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल परीक्षा में जरूर दिखेंगे।
ठीक, फटाफट नोट करिए, पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एलसीएम बताना है। पावर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, जब सबका बेस सेम होता है तो जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है वही एलसीएम है, और जो सबसे वैल्यू छोटी होती है वो एचसीएफ है। लेकिन बेस सेम रहेगा तो यहाँ पे बेस सबका अलग अलग है, बेस अलग अलग है तो इसको हल करेंगे। अब देखिए 2 की घात -3, अगर इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो मुझे इसको नीचे कर देना है, ठीक है। अगर कहीं भी इस तरह की संख्या लिखी गई है a की पावर -m, अगर आप इस माइनस को प्लस में लेना चाहते हैं तो इसको आपको पलट देना पड़ेगा, यानी 1/, में कर देना है। क्लियर है? तो इसको 1/2 की पावर 3 कर देंगे। इसी तरह आप ध्यान से समझिए, 2 की पावर -2 है तो 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 की घात 4 हो जाएगा, और इसी तरह ये 1/5 की घात 2 हो जाएगा। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा, माइनस में पावर है उसको प्लस करना है तो 1 लगा देना है, प्लस हो जाएगा। ठीक, ये है 1/8, यह है 1/4, यह 1/3 को 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा, और ये 5 × 5 = 25 आएगा। क्लियर है? इसका बताना है एलसीएम। अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले पिछले वाले सवाल में भिन्न का मासा कैसे निकालते हैं। तो मासा निकालने के लिए ऊपर मासा नीचे लासा निकालते हैं। यहाँ एलसीएम निकालना है तो ऊपर निकालेंगे एलसीएम और नीचे निकालेंगे एचसीएफ। ऊपर एलसीएम निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं क्योंकि हर जगह एक ही है तो एक ही आएगा। यहाँ निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ नीचे का कैसे निकलेगा? एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में क्या हो, कॉमन। अब आप खुद ध्यान से देखिए तो 8, 4, 8 में तो कॉमन मिलेगा, लेकिन क्या 25 में 8 के जैसा कुछ कॉमन मिलेगा? नहीं, क्योंकि 8 और 25 के पहाड़े में 8 के पहाड़े में कहीं भी 25 नहीं आता है, तो यानी इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, और कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो कितना लिखा जाएगा? 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है? 1 निकल के आने वाली है, और 1 आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं पावर में, इनका जो एलसीएम निकल के आने वाला है वो 1 निकल के आने वाला है। क्लियर है? अगर बेस सबका अलग अलग रहेगा तो आपको इस तरह हल करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेस सेम होने पे दूसरा तरीका लगता है, और बेस अलग अलग होगा तो दूसरा तरीका लगेगा। क्लियर है? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए, देखिए दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, इनका एलसीएम 84 है तो बड़ी संख्या बतानी है। देखिए एलसीएम दिया गया है 3:4 के अनुपात में संख्याएं हैं, तो ये संख्या अगर मैं मान लूं 3x है तो ये संख्या कितनी होगी? 4x। इसका एलसीएम गिवन है कितना? 84। हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम क्या होगा? ध्यान से देखिए, एलसीएम होता क्या है? सारे नंबर को गुणा करिए, अलग अलग संख्याएं हैं तो 3 है और 4 दोनों अलग अलग संख्याएं, गुणा कर लीजिए, 4 × 3 = 12, और यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो एक बार x आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 84, 12 × 7 = 84, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। बड़ी संख्या पूछा है, 3 और 4 में कौन बड़ा है? तो आप बोलेंगे 4 ये वाला बड़ा है। 4x का मतलब है 4 × 7, और 4 × 7 कितना होता है? 28, और 28 आपको थर्ड ऑप्शन में दिखा। क्लियर है? तो इस तरीके से बड़ी संख्या आपसे पूछा है, और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 28। क्लियर है? 28 आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर बात? आई होप क्लियर हो गया होगा। आसान सवाल है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फटाफट। दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम दिया है तो 3y - x की वैल्यू बताना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक, यानी वो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, और किसी से नहीं कटेगा तो इसका मतलब है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। अब 161 है, इसे दो अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है तो आप कैसे तोड़ेंगे? 23 × 7 में तोड़ेंगे। क्लियर है? कैसे तोड़ेंगे? 23 × 7 में, और ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू और ये हो जाएगा आपका y का वैल्यू। क्लियर है? चाहे जिसको x और y मान लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जो उत्तर निकल के आएगा उसके हिसाब से ही आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। 23 × 7 ना करके आप इसको कर दीजिए 7 × 23। ठीक, तो 7 हो जाएगा आपका x का वैल्यू और 23 हो जाएगा आपका y का वैल्यू। किसकी वैल्यू बतानी है? 3y - x की वैल्यू बतानी है। तो 3 × 23 - 7, 23 × 69, 69 में से 7 घट जाएगा तो 62 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? 161 के 2 फैक्टर कर लेने हैं प्राइम फैक्टर, तो 23 और 7 आ जाएगा, और वैल्यू एक को x मान लेना है, एक को y, केवल हल कर देना है, उत्तर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवालों को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कौन सी महत्तम संख्या है? कौन सा नंबर ऐसा है जिसको हल करने पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी? देखिए 2 2 4 2 6, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? 36 मिलेगा। 2 दूना 4 दूना 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे 64 मिलेगा। इसको देखिए, ये होल पावर की घात 2 है, ध्यान रखिएगा ये 2 है। ठीक, यहाँ पे 2 नहीं है, ये होल पावर में।
मैंने आपको बताया है पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुणा हो जाता है, 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 4 की पावर 4 है, तो 4 की पावर 4 का मतलब क्या है, 4 का 4 बार गुणा, मतलब कितनी वैल्यू आएगी 256। इन तीनों में ध्यान से देखें आप कौन बड़ा है, तो बी वाला सबसे बड़ा है क्योंकि इसकी वैल्यू 256 है। तो यही पूछा था महत्तम, महत्तम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम की बात कर रहा है और मैक्सिमम 256 बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 36 व 60 का सबसे छोटा गुणज 18 45 का सबसे बड़ा गुणज, दोनों को भाग करना है। सबसे छोटा गुणज मतलब छोटा कहीं भी दिखेगा तो एलसीएम, क्योंकि एलसीएम में ही लीस्ट आता है, एल का मतलब लीस्ट, और हाईएस्ट कहे तो तुरंत एचसीएफ यानी बड़ा वाला। 36 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। 36 का मतलब क्या होता है भाई 6 गुणा 6, और 60 का मतलब क्या होता है 6 गुणा 10, और 6 गुणा 10 का मतलब 2 गुणा 5। 2 बार 6 आएगा तो इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, देखिए 6 और 2 लेना है और 5 लेना है। क्लियर है, तो 6 दूना 12, 12 पंचे 7। क्लियर है, एलसीएम एक बार और निकालिए। एलसीएम देखिए ऐसे निकालते हैं जिससे आपको क्लियर हो। देखिए 36 को ऐसे तोड़िए आप, 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, ऐसे करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। 60 का मतलब 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 7। क्लियर है, एलसीएम निकालिए इसका। एलसीएम में क्या होता है, किसी भी नंबर को पकड़ेंगे तो वो सबसे ज्यादा बार जहां आया है वही ले लेंगे। 2 की बात करें तो सबसे ज्यादा कितनी बार आया है, 2 बार। 3 की बात करें तो सबसे ज्यादा कितनी बार आया है, 2 बार, और एक बार आया 5, तो यही एलसीएम हो जाएगा। 2 दूना 4 तियां 12 तियां 36, 36 पंचे 180। क्लियर, एलसीएम आ गया 180। इसी तरह इसका एचसीएफ निकालना है, आइए एचसीएफ निकालते हैं। 18 का मतलब क्या है भाई, 3 दूना 6 तियां 18। 45 का मतलब क्या है, 3 तियां 9, 9 बचे 45। ठीक, तो इसका एचसीएफ देख लीजिए कितना आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब वो होता है कॉमन पार्ट जो सब में होगा, तो यहाँ पे 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी 2 बार 3 ऐसा है जो दोनों में है, तो वो एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है, इन्हीं दोनों का भाग करना है, भाग कर दीजिए। 3 3 और 3 3 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। 20 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है, चाहे गुणा करके भाग करिए, सीधे भाग कर दीजिए। 2 3 नीचे भी है, 2 3 ऊपर भी है, तो कट जाएगा। 5 दूना 10 और 10 दूना 20। 20 इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। आसान सवाल है, लेकिन इस तरह का जो ये थोड़ी सी नई टेक्निक है, इस तरह के सवाल आने की 1-2 बार परीक्षा में आया है और ये फिर से आ सकता है। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। आइए अगला सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 24, 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 9 बचे। इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप कुछ मत करिए, सबको भाग दे दीजिए, जिसमें 9 आएगा वही उत्तर है। या फिर तरीका अगर लगाना है तो सबका निकालिए एलसीएम, और जो एलसीएम आए उसमें से 9 शेष करना है, तो 9 घटा देंगे तो उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं भाग दे दूं, क्योंकि भाग वाला जो तरीका होगा वो आपके दिमाग में ज्यादा बैठेगा। इस तरह की सवाल जब भी आएंगे केवल आपको भाग कर देना है, जिसमें 9 शेष बचेगा सब में, वही आपका उत्तर है। क्लियर है, आइए। लेकिन अगर लगाना होगा तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। आइए एलसीएम ले लेते हैं। 12 मतलब 2 दूना 4 तियां 12, 16 का मतलब है 2 4 बार 2, 24 का मतलब क्या है 2 दूना 4 दूना 8, 8 तियां 24, और 36 का मतलब क्या है 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36। इसका जो एलसीएम निकल के आने वाला है वो कितना आएगा, देखिए 2 कितनी बार आया है मैक्सिमम 4 बार, तो 4 बार 2 ले लेंगे। 3 कितनी बार आया, ध्यान से देखिए 3 आया है 2 बार, तो ये ले लेंगे आप। ठीक, ये एलसीएम आ गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 16 9 144। क्लियर है, 144 तो एलसीएम आया है, लेकिन मुझे 9 शेष चाहिए, तो 9 शेष चाहिए तो आप यहाँ से 9 अगर आप घटा दूं, ठीक है, अगर आप यहाँ से 9 घटा दें, एक सेकंड फिर से देख लीजिए, एक सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सारे सही है कि नहीं। 54 नंबर का सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है आपको 149। यहाँ पे देखें करेक्शन, यहाँ पे आपको 153 दिया गया है। क्लियर है, 153 दिया गया है और यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एलसीएम कितना है 144। इस एलसीएम का मतलब है कि ये सारी संख्याएं इससे पूरी पूरी कट जाएंगी। मुझे 9 शेष बचाना है, तो 9 शेष बचाना है तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 9 जोड़ देंगे, तो संख्या कितनी हो जाएगी 153, और 153 आपको थर्ड ऑप्शन में दिखा है। क्लियर है, तो 153 सी ऑप्शन में दिखा है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
जितना आपको शेष चाहिए उतना एलसीएम में आपको जोड़ देना है। तो अब आप चाहे जितनी बार भाग देंगे इसमें 9 ही शेष बचेगा। इन चारों संख्याओं से अलग अलग आप भाग देंगे तो हर बार शेष कितना बचेगा? 9 बचेगा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम तक अगर आप देखेंगे तो ये सारी संख्याएं एलसीएम से पूरा पूरा डिवाइड होंगी, लेकिन मुझे 9 शेष चाहिए तो 9 इसमें जोड़ देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 153। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 सर्च लाइट 20 सेकंड, 30 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं तो एक साथ कब पुनः चलेंगी? जब भी कब कहेगा कि एक साथ कब जलेंगी, एक साथ कब मिलेंगी, इस तरह के सवालों में हमेशा ध्यान रखिएगा एलसीएम ही निकालना होता है। एलसीएम निकालो। 20 का मतलब क्या होता है? 2 दूना 4, 4 पंचे 20। 30 का मतलब क्या होता है? 2 3 6, 6 पंचे 30। और 45 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 3 गुणा 5। एलसीएम निकाल लो इसका। एलसीएम में सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही लेना है। 2 आया है 2 बार मैक्सिमम। 3 कितनी बार आया है? 2 बार। और 1 बार आया है 5। यही आपका उत्तर है। 2 दूना 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे 180 सेकंड। 180 सेकंड के अंतराल पर फिर से जलेंगी तो 180 सेकंड आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन इसको और अच्छा बनाने के लिए 180 सेकंड को आप मिनट में भी बदल सकते हैं तो 3 मिनट बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सेकंड में ही दिए हैं तो 180 बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए। प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। चलिए प्रथम क्रमागत 3 सम संख्या है। प्रथम कह रहा है मतलब स्टार्टिंग से लेना है, तो पहली सम संख्या होती है 2, फिर होता है 4 और फिर होता है 6। यही सम संख्याएं हैं। सम संख्या 2-2 गैप पे होता है। इसका मासा लेना है और लासा। एचसीएफ लेना है। एचसीएफ क्या होता है? जो सब में कॉमन होता है। ये 2 है, 4 का मतलब 2 गुणा 2 और 6 का मतलब 2 गुणा 3। तो 1 तो 2 ऐसा है जो सब में है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? इसका 2 आ जाएगा। क्लियर है? एलसीएम देखिए क्या आएगा। एलसीएम क्या होता है? जो मैक्सिमम बार आता है। तो 2 कितनी बार आया है? 2 बार। और 1 बार आया है 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका 12 आ जाएगा। यानी मासा आएगा 2 और लासा आएगा 12। तो यहाँ पे कहाँ दिया गया है आपको? प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासा और लासा बताना था। तो मासा तो आ गया है आपका 2 और लासा कितना आ जाएगा? 2 बार 2 आया है। 2 दूना 4, 4 3 12। 2 और 12 आना चाहिए। 2 12 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इसको आप कहीं बना लीजिए। चलिए इसको 1 को 2 कर देते हैं और यही सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ करेक्शन कर लीजिए एक ऑप्शन में, क्योंकि दोनों सेम सेम दिख रहा है। तो 1 को 2 12 बना दीजिए, क्योंकि एचसीएफ आ रहा है 2 और एलसीएम कितना आ रहा है? 12। ठीक, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन में आप करेक्शन कर लीजिए। ठीक है? लासा आ जाएगा 2, सॉरी मासा आ जाएगा 2 और लासा कितना आ जाएगा? 12। क्लियर? अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए। चलिए अगला सवाल देखिए। 58। इसका परिसर बताना है, फटाफट देखेंगे। परिसर का मतलब मैंने आपको बताया है मैक्सिमम नंबर से जब मिनिमम नंबर को घटा देते हैं तो मिलता है आपको रेंज यानी परिसर। क्लियर है? परिसर या परास दोनों एक ही चीज होती है और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? रेंज। RANGE। रेंज कैसे निकलता है? जब मैक्सिमम में से मिनिमम चीज घटा देते हैं तो मिलता है रेंज। इसमें आप ध्यान से देखिए, सबसे मैक्सिमम कौन सी वैल्यू दी गई है? तो आप कहेंगे 42 दिया हुआ है। क्लियर बात? सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? तो सबसे छोटा आप कहेंगे 13 दिख रहा है। और इसको घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? आप घटा दीजिए फटाफट, देख लीजिए। सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा है 42 और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है भाई? 13 सबसे छोटा दिख रहा है और घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 29 आना चाहिए। 29 आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। 29 आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो 29 आप बना लीजिए, कहीं करेक्शन कर लीजिए, इसी को ऑप्शन मान लीजिएगा। ठीक है? 29 इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा। ठीक है? परिसर क्या होता है? मैक्सिमम से मिनिमम आपको घटा देना है तो परिसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ध्यान रखिएगा इसको। बाकी इसको करेक्शन देख लेंगे कहाँ पे अगर कुछ करेक्शन होगा नंबर्स में तो उसको अगली वीडियो में बताएंगे। क्लियर है? 59 नंबर देखिए। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। परास नहीं होता है तो परास को ध्यान रखिएगा, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में कौन सा फार्मूला सही है? बहुत बार आता है ये फार्मूला, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही चीज है। माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही चीज है और यही वाला ऑप्शन बिल्कुल इन तीनों के बीच सही होता है। 3 गुणा माध्यिका बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। माध्य अलग चीज है, माध्यक अलग चीज है।
माध्यक का मतलब होता है माध्यिका यानी मीडियन, जबकि माध्य मतलब होता है एवरेज। क्लियर, ध्यान रखिएगा। 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, यही इन तीनों के बीच सबसे सटीक और सबसे सही रिलेशन है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए, तो आज इतने ही सवाल थे। 60 क्वेश्चन तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगली क्लास में जब आएंगे तो बात करेंगे 61 नंबर से क्वेश्चंस की और उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोगों ने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, 1 से लेकर 60 तक कंप्लीट कर लिया है। एक चीज और, कल की वीडियो में जो कल हमने सीखा था वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 20 में वहां पर थोड़ा सा करेक्शन था, आप आइए उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपका डाउट दूर हो जाए। वहां सवाल ये था कि 16 चीजें हैं, 16 फल है, इसमें से 1/4 राहुल खा लेता है। तो अगर कोई चीज 16 थी, 1/4 सॉरी 16 नहीं था, उसमें दिया नहीं था कितना है, आपको मानना पड़ेगा। क्लियर है, देखिए 16 में से जो टोटल था, टोटल में से 1/4 क्या था, राहुल ने खा लिया था। तो मैं मान ले रहा हूं टोटल 1 था, तो 1/4 किसने खा लिया था, राहुल ने। अगर 1/4 राहुल खा लेगा तो बचेगा कितना भाई, तो आप कहेंगे 3/4 बचा। ठीक, यानी 4 में से अगर 1 राहुल ने खा लिया तो कितना बचा, 3 बचा, यानी 3/4 बचा अगर फ्रैक्शन में देखें तो। अब इस 3/4 को 12 लोगों में बराबर बराबर बांटना था, तो प्रत्येक का हिस्सा पूछा था, तो जितने लोगों में बांटना होता है उसी से कर देते हैं भाग। ठीक, उसी से क्या कर देते हैं, उसी से 12 से भाग कर देंगे। तो भाग कहां दिया जाएगा, नीचे। तो वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, आपको ध्यान से देखिए, एक सेकेंड। 3/4 को आपको क्या करना था, 12 से भाग कर देना था, है ना। तो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपको, 3 से काट दीजिए 4 बार, 1/16 निकल के आ जाएगी। तो आपसे पूछा था प्रत्येक बच्चे का हिस्सा कितना है, तो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा 1/16 होगा। कल की क्लास में शायद वहां पे 1/12 आपने कर लिया था, 1/12 गलती से हो गया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने वहां पे कमेंट पिन किया था कमेंट बॉक्स में, अगर आपने देखा हो तो इसका जो जवाब होगा वो 1/16 हो। क्लियर है, इससे मतलब नहीं है जो बचा है उसमें 12 बराबर बराबर भागों में बांटना है। क्लियर है, तो 3/4 बचा है, इसको 12 बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो 12 से भाग कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/16। यानी उन 12 में से प्रत्येक को 1/16वां हिस्सा मिलेगा। क्लियर है, तो 1/16 बिल्कुल सही जवाब है, ना कि 1/12। क्लियर है, तो उस सवाल को आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर कहीं डाउट होगा तो आप पूछेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 60 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए। कल की क्लास में मिलेंगे तो 61 से 90 तक कंप्लीट करेंगे, और इसी तरह 5 से 6 लेक्चर मैक्सिमम लगेंगे। पूरे 200 सवाल में अच्छे से आपको करा दूंगा। उन्हीं 200 सवाल को आप अच्छे ढंग से करके जाएंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है 28 नवंबर के एग्जाम में। क्लियर है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।